बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट किए हैं, तो उसमें हमने वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह पढ़ी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वगैरह उसको, और उनके कलर कम्प्लेक्सेस वगैरह पढ़े थे। उसके बाद हमने क्रोमियम के डिस्कस किए थे, और उसके बाद हम मैंगनीज डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंगनीज में हमने मुख्तलिफ इसकी 4s2 3d5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह उसके कलर चेंजेस डिस्कस किए थे। और उसमें हमने जो कहा था, जैसे हमने क्रोमियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट का पढ़ा था, इसी तरीके से हमने पढ़ा है मैंगनीज में पोटेशियम मैंगनेट। और जैसे कि मैंगनीज की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये आयरन +2 को +3 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ऑक्सीजन के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर तोड़ देता है, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, यानी ऑक्सीडेशन हो गया ये भी, क्योंकि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। अब ऑक्जेलिक एसिड है, इथेन 1,2 डायोइक एसिड भी इसे कहा जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, टूट जाता है, कार्बन चेन टूट जाती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। इसी तरीके से सल्फेट SO3 जो सल्फेट है इसके, ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फेट के अंदर SO4-2 के अंदर। SO3 जो है SO3-2 इसके अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन +4 है, सल्फर इसमें +4 से +6 के अंदर कन्वर्ट हो गए। इसी तरीके से मैंगनीज जो है, इसमें आप देखा जाए तो MnO4-2 में ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होती है, +6 से ये +2 के अंदर कन्वर्ट होगी, इसकी होगी -8, और इधर +6 आएगा तब +6 और -8 कंबाइन होकर -2 बना देंगे। मैंगनीज यानी +6 से रिड्यूस हो गए, मैंगनीज खुद +2 में चला जाता है, और क्योंकि हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये पढ़ा जो खुद रिड्यूस हो जाए और बाकियों को ऑक्सीडाइज कर दे। इसमें मैंगनीज खुद +6 से +2 पे रिड्यूस हो रहा है और बाकी सारों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इससे टाइट्रेशन वगैरह भी परफॉर्म की जाती है। पोटेशियम मैंगनेट सोल्यूशन ऑलवेज गोज इनटू द ब्यूरेट, तो ये इसको ब्यूरेट में डाला जाता है। जैसे ब्यूरेट अपरेटस वगैरह होता है जिसमें हमने पढ़ी है, मुख्तलिफ टेस्ट ट्यूब्स वगैरह पढ़ा है, बीकर वगैरह पढ़े हैं, इसी तरीके से ट्राईपॉड स्टैंड वगैरह पढ़े हैं। इसी तरीके से ये ब्यूरेट होती है, जैसे कि पिपेट वगैरह होती हैं, इस तरीके से ब्यूरेट होती हैं। तो इस तरीके से ब्यूरेट्स वगैरह होती हैं, तो इनको ब्यूरेट कहा जाता है। तो इसके अंदर डाली जाती है पोटेशियम मैंगनेट सोल्यूशन, एंड द अदर सोल्यूशन इज इन द फ्लास्क इज एसिडिफाइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और जो फ्लास्क के अंदर ये होता है ब्यूरेट, ब्यूरेट के अंदर क्या चीज़ डाली जाती है, KMnO4, ब्यूरिक के अंदर हम KMnO4 डाल देंगे, जिसमें मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरीके से जो फ्लास्क होगा, फ्लास्क के अंदर हम डाल देंगे एसिडिफाइड सल्फ्यूरिक एसिड, हम डाल देंगे H2SO4, इसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे, और सोल्यूशन भी पड़ा हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड फ्लास्क के अंदर मौजूद है, acidified with dilute, and the other solution in the flask is acidified with dilute sulfuric acid। जो सोल्यूशन इसके अंदर पड़ा है उसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे तो ये एसिडिफाइड सोल्यूशन बन जाएगा। और ब्यूरेट के अंदर हमने ये KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देना है। As the potassium मैंगनेट solution is run into the flask, it become colorless। अब इसका कोई कलर होगा किसी भी इस सोल्यूशन का कोई भी, जैसे ही हम ये वाला ब्यूरेट से निकाल कर ये वाला KMnO4 इस फ्लास्क के अंदर पुट करेंगे तो ये सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, इसका कलर डिसअपियर हो जाएगा। The end point is the first faint trace of permanent pink color in the solution, showing that there is a tiny excess of manganate ion present। वो कह रहे हैं ये जो एंड पॉइंट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट फेंट ट्रेस ऑफ द परमानेंट पिंक कलर, यानी परमानेंट पिंक कलर का जो पहला ट्रेस होगा फेंट पिंक कलर का फर्स्ट का, वो जो होगा वो इसका एंड पॉइंट होगा। यानी जैसे कि हमने कहा कि ये सोल्यूशन जो है ये इसके अंदर क्या है, कलरफुल होगा ये सोल्यूशन। जैसे ही हम इसके अंदर KMnO4 डालेंगे तो उसका जो कलर होगा सोल्यूशन का वो डिसअपियर हो जाएगा, यानी पहले अगर वो पिंक कलर के तो हम ये डालते जाएंगे KMnO4 तो उसका कलर डिसअपियर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई भी वो कलर है, सारों से पहले उसका कलर शायद तो हो सकता है हल्का सा KMnO4 का जो अपना कलर होता है वो शायद आ जाए। जैसे कि हमने मैंगनीज की जब बात की थी तो KMnO4 में मैंगनीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने पढ़ा था कि इसका कलर जो होता है वो पर्पल होता है KMnO4 में, इसका जो KMnO4 का जो +7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका कलर पर्पल है अपना। इधर सोल्यूशन का जो भी कलर होगा, फर्ज करो रेड है, ब्राउन है, जो भी है, अब वो जब ये वाला KMnO4 इसके अंदर डाला जाएगा तो ये कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस। तो ये इसका एंड पॉइंट होता है। और उसके बाद द प्रॉब्लम विद द यूज ऑफ पोटेशियम मैंगनेट सोल्यूशन,
देयर आर द टू थिंग्स यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। अब जैसे कि हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट के और KMnO4 का पिछली लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थे, डिफरेंस डिस्कस किया था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में और पोटेशियम मैंगनेट में क्या डिफरेंस है। तो इसमें हमने फिर पढ़ा है पोटेशियम मैंगनेट कैन नॉट बी यूज इन टाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ आइंस लाइक क्लोराइड और ब्रोमाइड विच इट ऑक्सीडाइजेस। उसमें हमने जो पढ़ा था कि मैंगनेट क्या करता है कि क्लोराइड आइंस को क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसका ये नुकसान होता है कि साथ ये साइड रिएक्शन भी दे सकते हैं। फिर इसी में हमने उसका पोटेशियम डाइक्रोमेट का फायदा पड़ा था कि उसका बेनिफिट या एडवांटेज ये होता है कि वो क्लोराइड आयंस को क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट नहीं करता, ऑक्सीडाइज नहीं करता, तो जिसकी वजह से साइड रिएक्शन हमें नहीं मिलते। इसमें मैंगनेट क्योंकि -1 को 0 में कन्वर्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इसमें साइड रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। एंड अननोन अमाउंट ऑफ पोटेशियम मैंगनेट वुड बी यूज साइड रिएक्शन में, जारी बात है अमाउंट जो होगी वो ज़ाया हो जाएगी। सो द टाइट्रेशन रिजल्ट वुड बी इनएक्यूरेट, तो इसलिए टाइट्रेशन के जो रिजल्ट होंगे वो इनएक्यूरेट आएंगे। दिस इज वाई यू डू नॉट एसिडिफाई द सोल्यूशन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसीलिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इस्तेमाल नहीं करते जो HCl है, ताकि वो साइड एसिडिफिकेशन सोल्यूशन को एसिडिफाइड ना कर दे, सोल्यूशन के अंदर कि pH को 7 से कम ना कर दे। पोटेशियम मैंगनेट इज नॉट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, जैसे कि MCQ इसमें बन सकता है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन सा है, क्योंकि हमने पोटेशियम की बात की थी जब हमने पोटेशियम क्रोमेट पढ़ा था, डाइक्रोमेट, तो हमने उसमें पढ़ा था कि इट इज यूज एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है जिसमें पोटेशियम का डाइक्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होती है, तो वो प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से जो मैंगनीज पोटेशियम मैंगनेट है ये प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। This means that it cannot be made up to give a stable solution of accurately known concentration। तो ये इस्तेमाल नहीं होता it cannot be made up to give a stable solution of accurately known concentration। तो ये नॉन जितनी हमें कंसंट्रेशन चाहिए हो वो बनाने के काम नहीं आ सकता। So it is strongly colored that it is impossible to see when all the clusters you have dissolved when all the clusters you have used have dissolved and over the period of time it oxidize the water it is dissolved into oxygen। यानी ये इसका क्योंकि KMnO4 की हमने बात की कि इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, और हमने पढ़ा था कि मैंगनीज जब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इसका कलर जो होगा वो पर्पल होगा। पर्पल आप बहुत डार्क होता है, तो इसका इतना स्ट्रॉन्ग कलर है कि हमें पता नहीं चलता कि क्रिस्टल्स इसके कब डिसअपीयर हो गए, यानी इसके कलर व्हेन ऑल द क्रिस्टल्स यू हैव यूज्ड, कितने जो क्रिस्टल्स हैं वो डिजॉल्व हो गए, सारे के सारे क्रिस्टल कब डिजॉल्व हुए और कितने रह गए। Bottles of potassium मैंगनेट solution usually have a brown precipitate around the top। और जो लैब में मुख्तलिफ कंपाउंड्स वगैरह पड़े हुए होते हैं, जिधर HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, कोबाल्ट, आयरन क्लोराइड और मुख्तलिफ जितने भी लैब वगैरह में पड़े होते हैं कंपाउंड, तो उसमें पोटेशियम मैंगनेट वो कहता है जो पड़ा होता है, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसमें जो पोटेशियम मैंगनेट होता है वो कहते हैं कि ये जो पोटेशियम मैंगनेट होता है तो उसका जो बोतल का कलर होगा वो ब्राउन रंग का होगा, ब्राउन कलर की वो टॉप उसकी में होगी। दिस इज मैंगनीज 4 ऑक्साइड एंड इज प्रोड्यूस व्हेन द मैंगनेट आयंस रिएक्ट विद द वाटर। वो कह रहे हैं कि ये जब ब्राउन रंग की बोतल क्यों होती है, ये भी हमसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो पोटेशियम मैंगनेट की बोतल्स होती हैं वो ब्राउन रंग की क्यों होती हैं। तो वो कह रहे हैं बस वैसे होती है क्योंकि Mn+7 जो है KMnO4 जो है उसमें मैंगनीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो वो वाटर के साथ, वाटर जारी बात है एटमॉस्फेयर में भी मौजूद है और वाटर के साथ भी हो सकता है वो, तो उसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं मैंगनीज ऑक्साइड के अंदर, जिसमें वो +4 के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंगनीज +7 से +4 में अंदर रिड्यूस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो उसका कलर जो होता है वो ब्राउन रंग की अपीयरेंस वो शो करता है। You have to make up the solution which is approximately what you want and then standardize it by doing a titration. This is often done with ethane dioic acid solution because this is a primary standard। और ये प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होता है यू कैन और ये प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता पोटेशियम मैंगनेट जो होता है, जैसे हमने बात की थी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो पोटेशियम प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद अभी ये तो था पोटेशियम मैंगनेट की सारी, क्योंकि वेनेडियम की हमने केमिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद हमने क्रोमियम की केमिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद ये तीसरा कंपाउंड था जो कि था मैंगनीज। अब आगे ये 3 कंपाउंड काट चुके हैं, वेनेडियम और क्रोमियम और मैंगनीज। अब चौथा कंपाउंड जो कि आयरन है उसकी हम केमिस्ट्री इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कॉपर की केमिस्ट्री इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो
मैंगनीज के बाद आयरन आ जाता है, और आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। और मेटल है, सारी बात है, ट्रांजिशन मेटल है 3D 4D 5D सीरीज वाले, इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है, जैसे कि लैंथेनाइड्स वगैरह हो गए। इसी तरीके से जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स उन्हें होते हैं उन्हें एक्टिनाइड्स कहा जाता है। वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ के ऊपर खत्म होती है। ये जो होते हैं आयरन ट्रांजिशन मेटल 26, इसका प्रोटॉन नंबर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। तो ये इधर जाकर इसके 26 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। तो ये पार्शली फिल है, सारी बात है, अनस्टेबल है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +1 की भी शो कर सकता है, +2 की भी, +3 की भी, +4 की भी, +6 की भी, जैसे कि हमने इसमें पढ़ी थी 3D सीरीज के इसके फर्स्ट पेज पर पढ़ी थी कि आयरन कितनी कॉन्फ़िगरेशन शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 से लेकर +7 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जो आयरन होता है ये +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है और इसकी मुख्तलिफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। उसके बाद आयरन की मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो इसकी हम पढ़ते हैं आगे। और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, iron has a catalyst in Haber process, and in the reaction between persulfate and iodide ions, reaction of hexaco iron and 2 3 with water, ammonium carbonate and thiocyanate ion. Oxidation states, iron +2 and iron +3। iron की दो ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन है +2 और +3। in aqueous solution iron is readily oxidized from Fe+2 to Fe+3। यानी ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। और जरूरी बात है, ये +1 से लेकर +7 तक भी शो कर सकते हैं, लेकिन जो फेमस हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमनली यूज होने वाली है मुझे दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, और उनके साथ एक्वस लिखा होता है। जारी बात है, इनऑर्गेनिक में इसका ख्याल रखना पड़ता है, ये भी बताना पड़ता है कि कितने ये सॉलिड लिक्विड है या गैस है। द आयरन इज थस एन रिड्यूसिंग एजेंट। आयरन क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? जो दूसरों को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, उसे कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे हमने अभी पढ़ा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। जैसे हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ा, और उसके बाद हमने पोटेशियम मैंगनेट पढ़ा, जो इससे पहले दो पढ़े, वो दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। अब ये जो आयरन है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरों को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन द सॉल्यूशन कैन बी डिटरमिन्ड बाय टाइट्रेशन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब टाइट्रेशन का इधर मकसद पता चल रहा है, जैसे हमने बात की एसिड बेस टाइट्रेशन होती हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन वगैरह होती हैं, बैक टाइट्रेशन होती हैं, सेल्फ इंडिकेटिंग टाइट्रेशन होती हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन +3 इन सोल्यूशन कैन बी डिटरमिन्ड बाय टाइट्रेशन, यानी टाइट्रेशन की मदद से हम आयरन +3 की कंसंट्रेशन को पता चला सकते हैं, यानी किसी भी सोल्यूशन के अंदर आयरन की मकदार कितनी है बाय टाइट्रेशन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी उससे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ टाइट्रेट करके। उसके बाद आयरन एज कैटलिस्ट इन द हैबर प्रोसेस, आयरन को हैबर प्रोसेस के अंदर कैटलिस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और हैबर प्लस आप लोगों को पता है कि N2 + 3H2 ये 2NH3, यानी अमोनियम जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का में भी हमने ब्रांच में भी ये बात पढ़ी थी। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ये बनाया जाता है, हैबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया की प्रिपरेशन होती है। फिर हमने ली शैटलियर्स प्रिंसिपल जो होता है वो ये कहता है कि कोई भी कंपाउंड है अगर उसे हम इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, फर्ज करें ये, क्योंकि अमोनिया की स्टेट होती है ये वाली, ये दोनों रिएक्टेंट्स होते हैं मिलके ये अमोनिया प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अगर हम इसे इस तरह करें, ली शैटलियर प्रिंसिपल कहते हैं कि वो उसे अपोज करेगा सिस्टम को। फर्ज करो हम अमोनिया निकाल देते हैं, तो हम चाहते हैं यानी कम इसमें से निकाल दें, हम अमोनिया को निकाल देते हैं, तो ये सिस्टम क्या करेगा? अपोज करेगा। अपोज इस तरीके से करेगा, यानी ये इसे बढ़ाने की कोशिश करेगा। हम इसे अमोनिया को निकाल रहे हैं, कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अमोनिया को निकाल देंगे और ये इसे अपोज करेगा। फिर सिस्टम ये दोनों आपस में रिएक्शन करके आगे चले जाएंगे। फिर मैंने बताया था कि रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव कराने के 3 प्रोसेस होते हैं। एक तो ये कि हम प्रोडक्ट को बढ़ा दें, प्रोडक्ट को निकाल दें तो तभी फॉरवर्ड मूव करेगा। दूसरा तरीका ये कि हम रिएक्टेंट को ऐड कर दें या नाइट्रोजन डाल दें या 3H2 डाल दें तो तभी वो आगे फॉरवर्ड मूव करेगा। और एक वो कह रहे हैं कि इसमें आयरन जो होता है ये क्या करता है, ये आयरन इस्तेमाल हो रहा है कैटलिस्ट के तौर पर। कैटलिस्ट का काम ये होता है कि कैटलिस्ट नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जो खुद ब खुद ना हो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जो खुद ब खुद हो जाए।
तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये सिर्फ इतना करता है कि जो रिएक्शन जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसे उसको तेज कर देता है, यानी स्पीड को तेज कर देता है। यानी जो रिएक्शन फर्ज करो 10 मिनट में होने वाला था तो वो उसके रेट को बढ़ा देता है, वो रिएक्शन 5 मिनट में हो जाएगा। और रिवर्सिबल का मतलब यही है कि जो रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, फिर जो यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी उतना ही होगा। यानी जिस स्पीड पर रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं उसी स्पीड पर जो प्रोडक्ट है वो दोबारा रिएक्टेंट के अंदर टूट रहे हैं। तो इस पे दोनों की कंसंट्रेशन सेम रहती है। तो ये आप लोगों को मैंने बताया था कि ये लिखने, क्योंकि इनऑर्गेनिक में ये वाली चीज लिखी जाती है, गैस है और गैस है ये, और आयरन इस्तेमाल हो रहा है। तो द नाइट्रोजन हैबर प्रोसेस में कंबाइन नाइट्रोजन हाइड्रोजन इनटू अमोनिया। द नाइट्रोजन कम्स फ्रॉम एयर। नाइट्रोजन सारी बात है हवा के अंदर मौजूद है। 78% सारों से ज़्यादा मकदार जो होती है हवा के अंदर नाइट्रोजन की मौजूद होती है। एंड हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम नेचुरल गैस। और हाइड्रोजन जो होती है वो मीथेन से आ सकती है। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। ये ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन है CH4। मीथेन सारों से सिंपल अल्केन है। तो हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड, हाइड्रोजन उधर से आ जाती है। आयरन इज यूज एज अ कैटलिस्ट। और आयरन जो होता है वो कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। और अब आयरन आइंस के एज अ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन बिटवीन परसल्फेट आइंस एंड आयोडाइड आइंस। आयरन कैटलिस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है परसल्फेट और आयोडाइड आइंस के दरमियान में रिएक्शन में। द रिएक्शन बिटवीन परसल्फेट S2O8-2। इसमें अब सल्फर की अगर देखी जाए ऑक्सीडेशन स्टेट S2, इसे कहा जाता है पर ऑक्सो डाइसल्फेट, पर ऑक्सो डाइसल्फेट। इसमें क्या होता है S2O8-2। तो इसमें पर ऑक्सो इसलिए कहा गया कि ऑक्सीजन भी जुड़े हुए हैं साथ, ऑक्सो इस वजह से आ गया। डाइक इसलिए कहा गया क्योंकि 2 सल्फर हैं इसलिए सल्फेट। अब SO4-1 होता है और इसी तरीके से SO4-1, तो ये दोनों मिलके S2O4 बना देते हैं। SO4-1 और S2O8-2 बन जाता है ये दो पर ऑक्सो डाइसल्फेट। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं? एंड आयोडाइड आयंस इन द सॉल्यूशन कैन बी कैटलाइज। और 2 आयोडाइड आयंस होते हैं जो हैलोजन हैं, तो ये कैटलाइज यूजिंग ईदर आयरन 2 और आयरन 3। और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? सिंगल सल्फेट के अंदर SO4-2 के अंदर प्लस I2 के अंदर। अब इसमें क्या हो रहा है? आयोडीन की हो रही है ऑक्सीडेशन। ये -1 से चला गया 0 के अंदर। आयोडीन इसमें क्या है? आयोडीन की ऑक्सीडेशन हो रही है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब S2O4 की बात की जाए तो ये क्या है? अब सल्फर के ऊपर S2O8 और चार्ज -2 है, इसका -16 होगा तब भी वो। और अब इधर क्या पुट करें तो इधर -2 आएगा। जरी बात है, पता चल रहा है कि इसके साथ 2 हैं। और X के अंदर क्या पुट करें तो ये -2 आ जाएगा। तो अगर आर्ग्यू के कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज -2 का, ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया, -16 हो गया। और इधर 2 है और इधर X है। इधर हम इस साइड पे 14 आना चाहिए तब जाके इस साइड पे -2 होगा। और 14 तब भी आ सकता है जब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इधर +7 हो। तो बार डाइसल्फेट इधर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यानी ये +7 है सल्फर। और अब सर इस साइड पे देखी जाए तो SO4-2, तो इस साइड पे ऑक्सीजन की -8 होगी और इस साइड पे +6 लिखेंगे तब इधर -2 बनता है। तो सल्फर की इधर +2 से +6 रिडक्शन होगी। तो सल्फर इधर क्या है? इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस हो गया और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, जैसे इसने आयोडीन की ऑक्सीडेशन कर दी। इसी तरीके से वो कहता है कि ये तो सिंपल सा रिएक्शन है। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट वी विल टेक द कैटलिस्ट टू बी आयरन। द रिएक्शन हैपेंस इन द 2 स्टेजेस। जब हम इसके साथ कहते हैं कि हम आयरन लगा देते हैं तो आयरन Fe+2 फर्ज करो ये रिएक्शन है। ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप लोगों को निकालना है कि +2 से वो कन्वर्ट हो रही है। अब आयरन की अगर बात करें, और आयरन को आप लोगों को पता है कि आयरन जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि S2O8-2 Fe+2 ये 2SO4-2 के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप हमने निकाल ली है 7 निकल रही है। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +6 है। और उसके बाद ये जो 2 आयरन बनने साथ Fe+3 के अंदर, यानी आयरन की इधर होगी ऑक्सीडेशन और ये रिड्यूसिंग एजेंट है आयरन, हमने अभी बात की। और इसमें आयरन अब +3 जो है इसके जब आयोडीन के साथ रिएक्शन किया जाएगा 2I के साथ, तो ये 2Fe+2 के अंदर दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा
और I2, क्योंकि कैटलिस्ट जो होते हैं उसकी यही निशानी होती है कि जो वो रीजनरेट हो जाता है। कैटलिस्ट जो किसी भी रिएक्शन में हम इस्तेमाल करें तो उसकी रीजनरेशन हो जाती है। आयरन प्लस 2 जो होता है आयरन प्लस 3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्शन में इस्तेमाल हुए और दोबारा उसकी वो हो गई है, रीजनरेशन हो गई है। यानी पहले रिएक्शन में उसको इस्तेमाल किया गया आयरन प्लस 2 को, आयरन प्लस 3 रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूस हो गया और बाकी दूसरे को ऑक्सीडाइज, आयरन प्लस 2 रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो गया और सल्फर को उसने रिड्यूस कर दिया। अब वही आयरन प्लस 3 जो है आयोडीन के साथ, क्योंकि आयोडीन इधर क्या होता है, इधर तो आयोडीन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, तो आयोडीन खुद रिड्यूस हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए और दूसरों को उसने रिड्यूस कर दिया और आयरन की रिडक्शन हो गई प्लस 3 से प्लस 2। तो ये में आयरन प्लस 2 कैटलिस्ट है और ये में रीजनरेट हो गया। तो ये कैटलिस्ट की निशानी होती है कि ये दो काम करता है। एक तो ये कि ये जिस एक रिएक्शन में ये इस्तेमाल होता है तो एंड में हमें दोबारा रीजनरेट होकर मिल जाता है, यानी ज़ाया नहीं होता। दूसरी चीज़ ये रिएक्शन को क्या करता है, ये प्रॉपर्टीज हैं कैटलिस्ट की। तो दूसरे ये कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि ये सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। उसके बाद इफ यू यूज द आयरन three ions, the second of these reaction happens first. This is a good example of the use of transition metal compound as catalyst because of their ability to change oxidation state. Reaction of the iron ions in solution. The simplest ion in solution is hexa aqua iron plus 2 और hexa aqua iron plus 3. उन्होंने मुख्तलिफ कंपाउंड बताए हैं, यानी किस में आयरन जो होता है प्लस 2 की फॉर्म में मौजूद होता है और किस में आयरन प्लस 3 की फॉर्म में। तो इसमें हेक्सा एक्वा आयरन वो बता रहा है। अब वैसे जो देखा जाए तो 4s2 3d6 होता है 8, ये 8 होता है और इसमें वाटर 6 है तो ये 12 है और 12 और 8 12 और 8 देखा जाए तो ये तकरीबन 20 बन जाते हैं। और हमने पढ़ा कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन रूल होंगे तो वो स्टेबल होगा, तो इसके ऊपर करने के लिए ये प्लस 3 आ जाता है, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, तब जाके ये 18 बन जाते हैं। तो प्लस 2 लिख देते हैं। जब प्लस 2 लिखेंगे तो बाद कॉम्प्लेक्स में प्लस 3 भी लिखा होता है, तो वही बात है, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल के हिसाब से वो स्टेबल नहीं है। अगर हम प्लस 3 लिख देंगे, प्लस 3 लिखेंगे तो वो 17 पे चला जाएगा, लेकिन बाद लिखा होता है क्योंकि वो बनाते तो है, तो ये प्लस 3 आ जाएगा। तो किसी में ये FeH2O6 प्लस 2 की फॉर्म में होगा, तो ये जो होगा ये वाला ज्यादा स्टेबल है। FeH2O6 जो होता है वैसे प्लस 2, क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई कर उस हिसाब से। बाकी ये प्लस 2 में भी सारी बात है, स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, प्लस 1 से लेकर प्लस 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट ये देते हैं। उसके बाद रिएक्शन ऑफ आयरन विद हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी आयरन का हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ रिएक्शन। तो अब ये जब हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये लिख देते हैं। इसमें भी यही चीज़ है जैसे हमने पीछे पढ़ी है, जैसे ही हमने बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने मैंगनीज के अंदर और क्रोमियम वगैरह के अंदर पढ़ी है, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी उसी तरीके से करता है। यानी आयरन के साथ जब 6 वाटर लगे होते हैं, तो आयरन के साथ जब 6 वाटर लगे हमें और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 है या प्लस 3 क्या लो प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयन हम करते हैं। तो यही चीज़ जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 6 लिगेंड जुड़े हुए वाटर के, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, और इसको अगर मैं खोल के लिख दूँ ऑक्सीजन को और इसको खोल के लिख दूँ तो ये OH आयन जो होते हैं 2 होते हैं, एक OH ये है और एक OH ये क्या करता है, एक इधर आकर अटैक करता है और वाटर को निकाल लेता है। इसी तरीके से इधर OH बच जाता है, सिर्फ इधर वाटर एज इट इज मौजूद है, इधर वाटर एज इट इज मौजूद है, इधर एज इट इज मौजूद है, इधर भी एज इट इज मौजूद है। इधर से अब एक वाटर H निकल गया तो इधर से OH रह गया। अब ये वाला जो OH है ये आकर इस जगह पर अटैक मारेगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, तो इस जगह पर OH रह जाएगा। तो इसके ऊपर -1 चार्ज है, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +2 का चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से जब 3 होंगे तो आयरन FeH2O6 के साथ हमें 3 हाइड्रोक्साइड अटैच करेंगे, +3 है तो इधर 3 हाइड्रोक्साइड अटैच करेंगे, तो आयरन के साथ ये हेक्साकार्बोनल इसकी जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसका जो बन है, इस साइड पे OH आ जाएगा, इस साइड पे भी OH, इस साइड पे भी OH। इसी तरीके से OH हाइड्रोजन को अटैक करेगा वाटर के ऊपर और रिमूव कर देगा हाइड्रोजन को। तो ये मुख्तलिफ थे 2 केस थे। तो इन टेस्ट ट्यूब द कलर चेंजेस आर आयरन +2 NO FeH2O6,
द कलर चेंजेस, प्रिसिपिटेट डार्कन्स एंड टर्न्स ऑरेंज अराउंड द टॉप। तो वो कहते हैं कि FeH2O प्लस 6 जो ये वाला Fe+2 वाला जो सोल्यूशन है, Fe ये जो वाटर वाला है, वाटर वाला फिर OH2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये वाला H2O। इससे अगर मैं बंद करके लिखूं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी FeH2O4, यानी 4 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोक्साइड है। तो ओवरऑल तो सारी बात है, ये स्टेबल है, इसके ऊपर +2 का चार्ज है, इसके ऊपर -2 का चार्ज, यानी न्यूट्रल है ओवरऑल, +2 है ऑक्सीजन के ऊपर -2। तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिख लें। तो ये प्रेसिपिटेट और स्टैंडिंग थोड़ी देर के बाद जारी बात है ये खड़ा रहेगा +2 और स्टैंडिंग, तो ये +2 से फिर क्या होगा +3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रेसिपिटेट डार्कन एंड टर्न्स ऑरेंज अराउंड द टॉप। तो ये ऊपर से वैसे ये ब्लू ग्रीन रंग होता है, ग्रीनिश ब्लू कह लो या ग्रीन, ऊपर से ये डार्क ब्राउन हो जाएगा, डार्क ब्राउन, बिल्कुल इसी वजह से कि ऑक्सीडेशन हो चुकी हुई है। आयरन इज वेरी इजीली ऑक्सीडाइज अंडर अल्कलाइन कंडीशंस, क्योंकि हमने NaOH डाली थी, क्योंकि ये बेस है। आप NaOH जो है ये बेसिक है, NaOH की वजह से है। OH जो है ये वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करते OH, तो जरी बात है ये NaOH से ही आए होंगे। तो आयरन इज वेरी इजीली ऑक्सीडाइज अंडर अल्कलाइन कंडीशन, ऑक्सीजन इज इन द एयर ऑक्सीडाइजेज द आयरन टू। ऑक्सीजन जो हवा के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, ऑक्सीजन की मिकदार होती है, द आयरन 2 हाइड्रोक्साइड precipitates to iron 3 especially around the top of the tube। जरी बात है, जो ऊपर नीचे वाली लेयर तो चलो ऑक्सीजन के साथ टच नहीं हो रही, लेकिन जो ऊपर वाली सरफेस है वो ऑक्सीजन से टच हो रही है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज होगी, +2 वाली जो है +3 के अंदर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो इसलिए जो ऊपर वाला जो लेयर होगी वो डार्क ब्राउन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। द डार्कनिंग ऑफ द प्रेसिपिटेट कम फ्रॉम द सेम फैक्ट, डार्कनिंग इसी वजह से होती है। उसके बाद द रिएक्शन ऑफ आयरन विद अमोनिया सोल्यूशन, ये तो हमने पढ़ा था हाइड्रोक्साइड का, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने मैंगनीज में पढ़ा है कि हाइड्रोक्साइड आया और उसने वाटर में से हाइड्रोजन निकाल लिए। इसी तरीके से फिर हमने अमोनिया का पढ़ा था कि अमोनिया आकर क्या करेगा, हाइड्रोजन को इसी तरीके से रिमूव कर देगा अपने लोन पेयर के थ्रू। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये वाला जब OH जब इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो साथ इधर वाटर बन जाएगा, और लेकिन जब ये वाला इसकी जगह अब OH को मिटा के इसकी जगह अगर अमोनिया लिख दूं तो साथ NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि अमोनिया ने अपना एक लोन पेयर इस्तेमाल किया, NH3 ने अपना एक लोन पेयर इस्तेमाल करके हाइड्रोजन को अटैक किया, बिल्कुल जिधर OH अटैक करता है उसी की जगह अमोनिया ने अटैक किया, वो इधर अटैक हुआ और निकल गए। तो ये साथ क्या बन जाएगा, इस वाटर की जगह पहले वाटर बनना था, बाद में जब हमने अमोनिया यूज किया तो NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। हाइड्रोक्साइड यूज करने पर वाटर बन रहा है साइड प्रोडक्ट, और अमोनिया यूज करने पर NH4 साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये था। उसके बाद अमोनिया कैन एक्ट बोथ एज अ लिगेंड एंड इन दिस केस इट सिंपली एक्ट एज अ बेस के तौर पर रिएक्ट करता है। अमोनिया जरी बात है लिविस बेस के लिविस का कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो अपना लोन पेयर डोनर होता है वो बेस होता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर जो होता है वो एसिड होता है। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके हाइड्रोजन को अपने साथ मिला दिए, तो ये बेस है, लिविस बेस है। तो it simply act as a base removing hydrogen ions from the this appearance is just the same as you add the sodium hydroxide solution। जैसे OH की अपीयरेंस होगी इसी तरीके से इसकी भी वही अपीयरेंस होगी, जो कलर चेंजेस वगैरह होंगे। the precipitate again changes color iron from 2 hydroxide complex in the iron 2 hydroxide complex is oxidized by the air to iron 3, यानी Fe+2 जो होता है वो हवा की वजह से उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। Fe+2 ऑक्सीडाइज हो गया, Fe+3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। द रिएक्शन लुक जस्ट द सेम एज व्हेन यू ऐड द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसमें भी यही होगा कि जो इसका कलर है वो चेंज हो गया, इसका जो कलर होता है वैसे वो ग्रीन होता है, ब्लू होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से फिर ये ब्राउन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। Fe+2 Fe जो +3 है वो अमोनिया है, Fe+3 जो है ये येलो है, FeH2+3। अगर एक और कलर चेंज डिस्कस की जाए, FeH2O6 हेक्सा एको आयरन 3, इसमें अब आयरन की वाटर क्योंकि न्यूट्रल होता है तो इसकी 0 है, और ये जो कम्प्लेक्स का चार्ज है फिर यही मेटल के ऊपर आ जाता है, तो आयरन के ऊपर +3 का चार्ज है, यानी इसमें आयरन +3 है, इसके अंदर हमने बेस डाली है 3NH3, यानी 3 अमोनिया डाला, और वो सारी बात है फिर इसे FeH2O3 और OH3 साथ जुड़े हैं, इसके ऊपर -3 का चार्ज है, इसके ऊपर +3 का चार्ज है। अब ये +3 है वो भी +3 है, दोनों +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए, और 7 अमोनिया 3 रिलीज हो रहे हैं, 3 अमोनिया माइन।
वही बात, क्योंकि इसमें से अमोनिया ने अपना लोन पेयर यूज किया और हाइड्रोजन वाटर के हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और अमोनियम आयन बना दिए, और पीछे क्योंकि वाटर में से हाइड्रोजन निकल गए तो उसके हाइड्रोक्साइड बन गए पीछे। और ये वाले जो कलर है इसका येलो होगा, और इसमें इसका कलर जब वाटर की हाइड्रोक्साइड आ जाएगा तो हाइड्रोक्साइड की के आने की वजह से इसका कलर ऑरेंज हो जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि इसका क्या कलर है आयरन का, और आयरन+3 की इसका क्या कलर है। तो दोनों येलो ऑरेंज है और ये फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है। उसके बाद अमोनिया सोल्यूशन की मौजूदगी में ये हमने अमोनियम भी पुट कर दिया। उसके बाद Fe+T अगर कोबाल्ट के साथ कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे तो आयरन कार्बोनेट बन जाता है। Iron+2 रिएक्शन करता है CO3-2 के साथ, तो ये आयरन कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है FeCO3। अब इसमें क्या है, आयरन के ऊपर +2 है, ये -2 है, आपस में कंबाइन हो गया। इसमें भी जरी बात है, +2 का चार्ज होगा, इसमें -2 का चार्ज होगा, ओवरऑल न्यूट्रल है। ये दोनों +2 ही हैं। आयरन की अगर बात की जाए तो हेक्सा एक्वा वाटर, ये वाला जो है इस साइड पे वाटर कार्बोनेट हमने ऐड किया, आयरन कार्बोनेट, दोनों +2 ही हैं। तो रिएक्शन ऑफ आयरन 2 and 3 आयंस विद कार्बोनेट एंड थायोसाइनेट आयंस, देयर इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द बिहेवियर ऑफ आयरन 2 एंड आयरन 3। इनमें जारी बात है डिफरेंस होगा, आयरन+2 कोई और रिएक्शन देगा या इनका कलर कोई और होगा, और आयरन+3 का कलर और होगा। जैसे हमने मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह पढ़ी, उनमें कलर चेंज वगैरह पढ़ी, ऑक्सीडेशन स्टेट से किस हिसाब से कलर चेंज होता है। यू सिंपली गेट अ प्रेसिपिटेट ऑफ व्हाट यू थिंक ऑफ आयरन 2 कार्बोनेट, iron 2 carbonate and iron 2 ions and carbonate ions and thionate ions, iron 3 ions and carbonate ions। आयरन 2 आयंस में आयरन 2 कार्बोनेट जब बनेगा तो उसके प्रेसिपिटेट हमें बनेंगे। जैसे इधर आयरन 2 कार्बोनेट है तो इसमें हमें प्रेसिपिटेट से मिल जाएंगे, प्रेसिपिटेट सॉलिड होंगे, जारी बात है, तो इसकी सॉलिड स्टेट होगी, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो हेक्सा एक्वा और आयरन 3 और कार्बोनेट में क्या होगा, हेक्सा एक्वा आयरन 3 ion is sufficiently acidic to react with the weakly basic carbonate ion। यानी हेक्सा एक्वा आयरन जो 3 वाला है, हेक्सा एक्वा आयरन अगर मैं इधर लिखूं FeH2O6+, जैसे कि ये लिखा है, ये वाला आयरन जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ये इज सफिशिएंटली एसिडिक, ये एसिडिक होता है टू रिएक्ट विद वीकली बेसिक कार्बोनेट आयन। तो ये कार्बोनेट आयन क्योंकि बेसिक वीकली बेसिक होता है तो आयन होता है। इफ यू ऐड sodium carbonate to the solution of iron+3 ions, you can get exactly the same precipitate F as if you add sodium hydroxide solution or ammonia solution। वो कह रहे हैं कि if you add sodium carbonate solution, अगर हम इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि हमने पढ़ा कि या तो फिर इसके अंदर 3 अमोनिया डाल दो या 3 हाइड्रोक्साइड डाल दो या 3 कार्बोनेट आयन डाल दो, SO3 CO3-2 या ये डाल दो। वो कहते हैं जो सोल्यूशन अमोनिया का सोल्यूशन डालने से जो प्रेसिपिटेट बने थे या हाइड्रोक्साइड के आयरन का जो आयरन+3 वाला जो कंपाउंड है, आयरन+3 हेक्सा एक्वा आयरन+3 जो है, उसके अंदर अगर हम अमोनिया डालें तो तब जो प्रेसिपिटेट बने थे, तो और हाइड्रोक्साइड आयन जब डालें तो तब जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वही प्रेसिपिटेट कार्बोनेट डालने से भी वही प्रेसिपिटेट बनेंगे। If it is the carbonate ion which remove the hydrogen from the hexa aqua iron and produce the neutral complex। तो वो कहता है ये उसमें ये वाला जो होता है ये कार्बोनेट होता है जो कि इस जैसे कि इसमें अमोनियम था उसने वाटर में से हाइड्रोजन को रिमूव किया, इसमें हाइड्रोक्साइड था उसने हाइड्रोजन को वाटर में से हाइड्रोजन को रिमूव किया। इसी तरीके से इधर कार्बोनेट होगा जो कि हाइड्रोजन को वाटर के अंदर से रिमूव करेगा और हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा जिसे हम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और आपको पता है कि हमने जब पढ़ा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हमने पढ़ी थी कि हाइड्रोकार्बन वगैरह को के अलावा जितने भी कंपाउंड हैं जो कि हाइड्रोकार्बन में मैसेज होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। कुछ कार्बन के कंपाउंड जैसे कि मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स वगैरह थे वो इनऑर्गेनिक के अंदर डिस्कस किए जाते हैं, उसी वजह से क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इनऑर्गेनिक से ज़्यादा मैच कर रही हैं। डिपेंडिंग ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द कार्बोनेट ions to hexa aqua iron, you will get the hydrogen carbonate ions from or carbon dioxide gas from the reaction between the hydrogen ions and carbonate ions. The more the usually quoted equation shows the formation of carbon dioxide. Apart from the carbon dioxide, there is nothing new in this reaction. Testing for iron 3 ions with thiocyanate ions। अब इसकी thiocyanate ions के साथ होगी, ये तो हमने इसकी की थी कार्बोनेट के साथ, जैसे कि अमोनिया था उसने वाटर के साथ रिएक्शन किया और 7 अमोनियम आयन बन गए। इसी तरीके से जब हाइड्रोक्साइड ने इसके साथ रिएक्शन किया तो 7 3 वाटर बने। इसी तरीके से जब कार्बोनेट इस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा तो एक तो प्रोडक्ट ये वाला बन जाएगा यानी आयरन और वाटर बन जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड साथ यानी कार्बोनिल ग्रुप साथ इसके जुड़ जाएंगे।
आयरन के साथ 3 वाटर तो जुड़े हुए थे, साथ 3 कार्बोनल जुड़ जाएंगे इसी तरीके से, और साथ ये वाले जो होगा ये हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। तो इस तरीके से अटैचमेंट हो सकती है इनकी। उसके बाद इफ यू ऐड थायोसाइनेट आइन, अगर हम थायोसाइनेट आइंस ऐड करते हैं, थायोसाइनाइड साइनेट्स कहा जाता है SCN को, एक यानी एक होता है CN, इसे कहा जाता है साइनाइड। इस और ग्रुप में से वैसे अगर इस्तेमाल करते हैं अगर लिगेंड के तौर पर इस्तेमाल जब कर रहे हैं तो नोमेनक्लेचर में हमें से सायानो के तौर पर लिखते हैं, क्योंकि हमने कहा था माइनस वालों को साथ हेलो यानी ऑक्सीजन वगैरह लगा देते हैं। तो थायोसाइनेट आइंस जब होते हैं तो उसके यानी जब सल्फर साथ लग जाए उसे थायोसाइनेट कह देते हैं। फ्रॉम से अगर हम सोडियम थायोसाइनेट यानी थायोसाइनेट डाल दें, SCN डाल दें, और पोटेशियम और अमोनियम थायोसाइनेट डाल दें टू अ सोल्यूशन कंटेनिंग आयरन 3 आइंस, you can get the intense blood red solution containing the ion this। इसके ऊपर जैसे साइनाइड के ऊपर -1 का चार्ज होता है, इस तरीके से थायोसाइनेट के ऊपर -1 का चार्ज होता है। वो कहता है अगर हम इसका सोल्यूशन जो है, जैसे कि हमने अभी बात की मुख्तलिफ कंपाउंड की, तो वो कहता है अगर आयरन +3 के सोल्यूशन के अंदर एक्वा +3 के अंदर अगर हम ये डाल दें थायोसाइनेट SCN नेगेटिव, तो ये क्या बना देता है FeSCN वाटर 5, यानी एक वाटर रिप्लेस हो गया, एक वाटर की जगह SCN आ गया, पूरे का पूरा वाटर। अब इसमें हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुआ, जैसे कि बाकी वो 3 अमोनिया हाइड्रोक्साइड आयन और कार्बोनेट जिसने हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे थे, इस तरीके से अब इधर हाइड्रोजन रिमूव नहीं है, इधर पूरे का पूरा साइनाइड ने एक वाटर को यानी एक पूरे लिगेंड को रिप्लेस कर दिया, और इसकी जगह थायोसाइनेट आ गया और एक ये वाटर है, 5 वाटर है यानी एक वाटर रिप्लेस हो गया, और इसकी और साथ एक वाटर रिलीज हो गया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +2 के अंदर कन्वर्ट हो गई, यानी ये +3 से +2 के अंदर चला गया। तो वो यही कह रहे हैं कि यू कैन इंटेंस ब्लड रेड कलर, तो ये में ब्लड रेड कलर का मिल जाएगा, ब्लड रेड कलर आयरन +2 जो होते हैं। तो ये आयरन की केमिस्ट्री हम लोगों ने डिस्कस की है। इसके बाद आ जाती है लास्ट है कॉपर की केमिस्ट्री। तो इन द कॉपर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स द रिएक्शन ऑफ हेक्सा एक्वा आइंस विद हाइड्रोक्साइड आइंस अमोनिया एंड कार्बोनेट आइन, द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर की ऑक्सीडेशन को 29 होता है, कॉपर की 4s2 3d9 आ रहा होता है एंड पर। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम लोगों ने पढ़ी थी, जब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं और वही बात स्टेबल होने के लिए फिर 4s1 और 3d10 दे देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि कम्प्लीटली फिल जो वाले जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसलिए ये वाला पार्शली फिल वाला क्योंकि अनस्टेबल था तो इसे हमने कम्प्लीटली फिल करके इसे हाफ फिल कर दिया। हाफ फिल वाला जो होता है वो लेस स्टेबल, कम्प्लीटली फिल वाला जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। ये वाली अब ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, ये क्योंकि पार्शली फिल थी ये अनस्टेबल थी। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये जो है ये वाली मोस्ट स्टेबल है 4s1 3d10। तो इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ लें तो ये कितनी देता है, ये हमने पढ़ा था जब ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। तो कॉपर जो है ये तकरीबन दे रहा है 1 2 3 यानी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, क्योंकि ये 4s1 3d10 हो जाता है तो ये 1 2 और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे देते हैं, यानी ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली ये वाले लूज कर सकते हैं, और एक +1 देता है +2 और मोस्टली +3 तक ये देते हैं कॉपर जो होता है। इसी तरीके से जैसे कि जिंक +2 तक देते हैं। तो मैंगनीज की भी होगी थी, आयरन की हमने पढ़ ली है, अब कॉपर डिस्कस करें, ये लास्ट है। तो कॉपर जो है ये +1 +2 और +3 तक देता है। कॉपर 2 जो है आइंस द रिएक्शन ऑफ हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आइंस विद हाइड्रोक्साइड आइन अमोनिया एंड कार्बोनेट आइन। ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर एग्जिस्ट इन 2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड +2 में एग्जिस्ट करता है। इन एक्वस सॉल्यूशन द कॉपर इज रेडीली ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम +1 टू +2। तो ये +1 से +2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इधर लूज होता है, यानी इधर अगर वैसी बात है तो इधर इसका मतलब 28 इलेक्ट्रॉन है, इधर 27 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, तो बैलेंस करने के लिए एक इधर दिया है।
ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताया था, जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो लूज होगा वो प्रोडक्ट साइड पे लिखेंगे, और जो दूसरा है वो अगर रिडक्शन हो रही है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो इसलिए हम रिएक्टेंट साइड पे लिखते हैं। तो ये तो थी इसकी ऑक्सीडेशन कॉपर +1 की +2 के अंदर, और साथ एक्वस एक्वस आप लोग लिख लेना ब्रैकेट में, क्योंकि इनऑर्गेनिक में इस चीज़ का मेंशन करना ज़रूरी होता है कि ये कौन सी स्टेट है इसकी। तो एक्वस में ये मौजूद है। कॉपर इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे हमने पहले 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े, क्रोमियम और मैंगनीज, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम मैंगनेट, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। इसी तरीके से जो हमने अभी आयरन पढ़ा, आयरन के बाद अभी कॉपर पढ़ा, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, आयरन और कॉपर। आयरन एंड कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट है। रिएक्शन ऑफ हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयन विद हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये किस तरीके से रिएक्शन करते हैं? इसका उन्होंने रिएक्शन दिया है, कॉपर और साथ हेक्सा एक्वा 6 वाटर है और +2 है। ये इसके अंदर अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन डाल दें तो कॉपर वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस साइड पे OH2 आ जाते हैं, +2 वाटर। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने क्रोमेट का पढ़ा, फिर हमने मैंगनेट का पढ़ा, फिर हमने आयरन का पढ़ा, सारों में हमने यही पढ़ा है कि कॉपर के साथ अगर जितने भी वाटर है, वैसे तो पहले तो ये देख लेते हैं, ये 4s2 3d9, तो ये 11 बन रहे हैं ये, और ये 2 6 12 बन रहे हैं, 12 और 11, 11 और 12 3 और 2, ये तकरीबन 23 बन रहे हैं। उस हिसाब से ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ऑक्युपाई नहीं कर रहा, यानी उसके ऊपर पूरा नहीं होता रहा +2 कॉपर हेक्सा वाटर वाला, क्योंकि वाटर एक वाटर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो 2 6 6 लगे हुए तो 12 हो गए, और कॉपर की अपनी होती है 4s2 3d9, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 11 और 12 तकरीबन 23 बन रहे हैं। 23 में से अगर हम 5 निकालें तब जाके वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ऑक्युपाई करेगा। तो ये बारह उस हिसाब से तो ये नहीं है, लेकिन वैसे एग्जिस्ट तो सारी बातें करते ही हैं। तो कॉपर में हेक्सा को कॉपर जब होता है तो उसमें भी यही है, जिस तरह हमने बाकी जितने भी पढ़े, बार बार तो सारों में ये वाला रिएक्शन कॉमन है, ये वाले जितने भी रिएक्शन है 1 2 3 4 5 6 सारों में यही होगा कि हमने एक साइड पे हाइड्रोक्साइड पुट किया, वो क्या कर रहा है, इसमें से हाइड्रोजन आकर मूव करता जा रहा है, वो बेस है, हाइड्रोजन को मूव कर देगी, अपने साथ वाटर मिला लेगी। ये कॉपर के साथ दो, इस साइड पे 4 वाटर आ जाएंगे और 2 हाइड्रोक्साइड मिल जाएंगे, और बाकी ये वाले एक वाटर इधर से बन के निकल जाएगा, और एक और हाइड्रोक्साइड आइन आएगी, वो एक वाटर इधर से हटा के एक वाटर इधर बना देगी, 2 वाटर रिलीज हो जाएंगे, और ये साथ 4 वाटर बन जाएंगे, 2 हाइड्रोक्साइड आइन बन जाएंगे, और 2 वाटर जो थे। वही बात है कि ये वाले जो हाइड्रोक्साइड आइन है, ये वाले नहीं है जो हमने ऐड किए हैं, ये वाले हाइड्रोक्साइड आयन जो थे वो वाटर के अंदर चले गए। ये बिल्कुल रिएक्शन मैकेनिज्म में एक मुख्तलिफ पढ़े जाते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। जब BS केमिस्ट्री वगैरह कर रहे हो तो 7th सेमेस्टर जो होता है, 8th सेमेस्टर जो होता है, आखिरी लास्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेशलाइजेशन में, तो उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह पढ़ना पड़ता है। कैम 4104112 कोड होता है 412, तो उसमें भी ये चीज़ डिस्कस की जाती है। एसोटोपिक लेबलिंग वगैरह पढ़ी जाती है रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए कि अब ये वाला एक हाइड्रोजन वाटर का है और एक हाइड्रोजन के, क्योंकि वाटर के अंदर भी OH2 मौजूद है, एक OH है और एक ये वाला OH है, तो और हाइड्रोक्साइड आयन जो हमने डाले हैं, जो बेस के हाइड्रोक्साइड आयन हैं वो भी मौजूद हैं। तो वो देखते हैं कि अब हमें नहीं पता कि इसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये किसके हैं, हाइड्रोक्साइड आयन ये इस वाटर के हाइड्रोक्साइड आयन है या ये इस बेस के हाइड्रोक्साइड आयन है। तो फिर वो आइसोटोपिक लेबलिंग कर देते हैं। वो क्या करते हैं, इसको फर्क करो, क्योंकि हमने कहा है ना कि ये वाले जो OH था, ये वाला O, वैसे O का जो प्रोटॉन नंबर होता है वो होता है 16 जो इसका मैच नंबर होता है, और आइसोटोप में हमने पढ़ा कि प्रोटॉन नंबर चेंज होता है, और इसी तरीके से प्रोटॉन नंबर वगैरह जो होते हैं वो सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी डिफरेंट होती है आइसोटोप्स की। तो इसको आइसोटोपिक लेबलिंग कर देते हैं। वो क्या करते हैं, O को या O18 ले लेंगे, या इसी तरीके से हाइड्रोजन भी वो ले सकते हैं। हाइड्रोजन भी फर्ज करो ये वाला जो वाला बेस है OH जो ये वाला है, इसको वो ले लेंगे, इसके अंदर वो O18 डाल देंगे, और जो हाइड्रोजन है उससे वो D2 डाल देंगे, OD। फर्ज करो इसको मैं ड्यूटेरियम वाला आइसोटोप लिख देता हूँ, D2 D डाल देता हूँ, OH हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम डाल देता हूँ। तो अब क्या होगा, ये वाले जो थे बेस वाले जो होंगे वो क्या करेंगे, O18 था, एक आइसोटोप O18 है और हाइड्रोजन
इसको हाइड्रोजन और प्रोटियम के बजाय हमने ड्यूटेरियम वाला डाल दिया। जिसमें आपको पता है वाटर की दो टाइप होती हैं, एक ऑर्डिनरी वाटर होता है और एक हैवी वाटर होता है। हैवी वाटर वो होता है जिसमें प्रोटियम के बजाय ड्यूटेरियम इस्तेमाल किया गया हो, और इसीलिए फिर उसकी जो डेंसिटी वगैरह ज़्यादा होती है। तो इसमें भी यही चीज़ है, एसिटोपिक समझने के लिए भी कौन सा हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है वो अब इधर मौजूद है, क्योंकि अब इधर भी वाटर में OH मौजूद है और इसमें भी NaOH के अंदर भी मौजूद है। तो ये वाला जो है पता किसने चलेगा कि ये वाला वाटर OH किधर से है, ये वाले दो जो वाटर बनने हैं, तो ये वाले कौन से बनने हैं, ये वाले OH किधर से हैं, ये वाले इसमें से वाटर पूरे का पूरा रिप्लेस होके निकला है या इसने अटैक किया है। तो असल रिएक्शन मैकेनिज्म जब देखा गया तो इसने अटैक किया था। तो इसका मतलब ये O18 है और ये ड्यूटेरियम है, ये O18 है, और क्योंकि हमने बेस में तो ये वाले दोनों ऐड किए थे और ये ड्यूटेरियम है, तो अब इसने रिप्लेस कर दिया। तो ये जब इधर बनेंगे तो ये H, एक H होगा और दूसरा D और O होगा, HDO। इसी तरीके से दूसरा भी बनेगा HDO। तो ये दो बनेगा, तो इस तरीके से ये पता चल जाता है। और ये वाला जो होगा ये O18 वाला होगा, आइसोटोप जो है। इस तरीके से पता चल जाएगा कि ये वाला जो वाटर के अंदर जो वाटर जो आया है, वाटर जो बना है वो इन हाइड्रोक्साइड आयन की में से वाटर के अंदर जो OH मौजूद है वो वाले OH मौजूद हैं जो कि बेस के अंदर से आए हैं। तो ये वाली चीज़ आइसोटोपिक लेबलिंग के अंदर डिस्कस की जाती है। तो बाकी वही चीज़ है जो रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, सारा में वही चीज़ है। बस हाइड्रोजन आयन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टू ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल यू आर लेफ्ट विद द कॉम्प्लेक्स विद नो चार्ज। और ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स सारों में हमने यही पढ़ा, मैंगनीज में भी, क्रोमियम में भी, कि वाटर में जो हाइड्रोक्साइड आयन जाएगी वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी और ये वाला न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स रह जाएगा। इधर -2 चार्ज है, कॉपर के ऊपर +2 का चार्ज होगा। इन टेस्ट ट्यूब द कलर चेंज इज शोन इन फिगर, यानी +2 जो है ये ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा ये ब्लू होगा, इसके ऊपर +2 का चार्ज है, -2 का, ये वाला इसका जो कलर होगा ये ब्लू होगा। रिएक्शन ऑफ द हेक्सा कॉपर विद अमोनिया सोल्यूशन, अमोनिया का भी यही केस है। अमोनिया रिएक्ट एज बोथ एसिड, बोथ बेस एंड लिगेंड, यानी ये बेस और लिगेंड के तौर पर इस्तेमाल होती है। जरी बात है, लिगेंड वही होता है जो मेटल के साथ जुड़ जाए। और जिस तरह वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, इसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है। कार्बन न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया हाइड्रोजन आयन आर पुल आउट द हेक्सा आयन टू गिव द सेम न्यूट्रल सॉल्यूशन। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने बाकी 2 पढ़े हैं, सारों में यही है, एक रिएक्शन कॉमन है सारों में। हम क्या कर रहे हैं, कॉपर चाहे क्रोमियम हो, चाहे मैग्नीज हो, चाहे ये कॉपर हो, उन सारों के साथ 6 वाटर जुड़े हुए हैं और हम सारों के साथ 3 रिएक्शन करते जा रहे हैं। एक रिएक्शन तो बेस वाला करते जा रहे हैं, यानी NaOH डालते जा रहे हैं, जिसमें से हम OH आयंस डाल रहे हैं, 2 OH आयंस डाल रहे हैं +2 के लिए और 3 OH आयंस डाल रहे हैं +3 के लिए। और जो मेटल के ऊपर जब +2 चार्ज होगा तो 2 OH यूज कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरा रिएक्शन हम वही कर रहे हैं, NH2 अमोनिया डाल रहे हैं, वो भी यही कर रहे हैं कि अपने लोन पेयर के थ्रू एक हाइड्रोजन को रिमूव करके NH4 आयंस के अंदर ये वाटर बना देते हैं और साथ 2 हाइड्रोक्साइड आयन जोड़ देते हैं। 4 जैसे इधर बनाए 4 वाटर जो लगा देते हैं और 2 हाइड्रोक्साइड आयंस रह जाते हैं और बाकी 2 वाटर रिमूव हो जाते हैं। इसी तरीके से इधर 2 NH4 पॉजिटिव 2 अमोनिया आयंस रिमूव हो जाते हैं। सारों में यही हो रहा है। तो और जो वाटर है, दो वाटर की जगह फिर 2 अमोनिया जाकर जुड़ जाएंगे और 2 OH रह जाएंगे और ये वाले जो 2 अमोनिया होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे, इधर 2 NH4 पॉजिटिव आ जाएंगे। तो द अमोनिया रिप्लेसेस वाटर एज लिगेंड टू गिव टेट्रामीन डाइकॉपर 2। नोटिस दैट ओनली 4 to 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिप्लेस। तो कलर चेंजेस आर, अब उन्होंने कलर चेंज बताई हुई है। कॉपर +2 जो है ये ब्लू कलर का है और यानी ये भी ब्लू कलर का है। अब अगर मैं इसको रिमूव कर दूं इनको, तो ये कॉपर जो 2 है ये भी ब्लू है। इसके बाद ये वाला जो न्यूट्रल है कॉम्प्लेक्स है ये भी ब्लू है। और ये अब एक्सेस ऑफ अमोनिया, जब हम अमोनिया ज्यादा डाल देंगे तो फिर क्या होगा, अगर हमने अमोनिया अगर ज्यादा डाल दी है एक्सेस अमोनिया, तो फिर क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर टेट्रामीन के अंदर और 2 वाटर के अंदर। इसका अगर आज चार्ज +2 होगा, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। इसके ऊपर ये जो मेटल, इसका मतलब है ये वाला जो +2 चार्ज है कोऑर्डिनेशन के ऊपर, ये मेटल का ही चार्ज है क्योंकि ये इसके अंदर आ जाता है, इसी का चार्ज शो कर रहा है क्योंकि बाकी तो न्यूट्रल है। तो इसका मतलब है एक्सेस अमोनिया डालेंगे तो वो क्या कर रहे हैं बेसिकली वाटर कॉपर के साथ, क्योंकि 6 वाटर जुड़े हुए थे, ये भी वाटर जुड़ा हुआ था, ये भी वाटर जुड़ा हुआ था,
ये भी वाटर जुड़ा हुआ था और ये भी वाटर जुड़ा हुआ था, 6 वाटर थे। अब जब हमने अमोनिया ज्यादा डाल दिए, 4 अमोनिया तकरीबन डाल दिए, तो वो क्या करेगा, ये इसको भी रिप्लेस कर देगा, इसको भी रिप्लेस कर देगा, इसको भी रिप्लेस कर देगा, इसको भी रिप्लेस कर देगा। 2 वाटर रह जाएंगे और 4 अमोनिया इनकी जगह पर जाकर जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी लिगेंड है और ये भी लिगेंड है दोनों। और अमोनिया फिर इन वाटर को रिप्लेस कर देगा, इनकी जगह पर जाकर जुड़ जाएगा। और इसका कलर वो उन्होंने पर्पल शो किया है, इसका कलर होगा पर्पल। जब कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ब्लू है, लेकिन वो तब है जब वाटर साथ जुड़े हुए हैं, 4 और 2 हाइड्रोक्साइड आयन जुड़े हुए हैं। लेकिन जब 4 अमोनिया जुड़ जाते हैं तो वो फिर कॉपर +2 आयन विषा को उसका कलर पर्पल हो जाता है। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि और एंट्री टेस्ट में अगर पूछेंगे तो वो इस तरीके से भी एमसीक्यूज वगैरह बना के पूछ सकते हैं कि कॉपर +2 जो होता है वो कौन कौन सा कलर दे सकता है, तो वो ब्लू भी देते हैं, वो पर्पल भी देते हैं, और वो फिर बहुत अवधीस एक ऑप्शन वो कह देगा, बहुत अवधीस एक ऑप्शन वो कहेगा नन अवधीस। तो यानी ये दोनों दे सकता है, ब्लू भी दे सकता है, पर्पल भी दे सकता है। और सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि कॉपर अमोनिया टेट्रा अमोनिया जो है इसका अगर हेक्सा एक्वा है और यानी 2 वाटर जुड़े हुए, 4 अमोनिया जुड़ा हुआ और 1 कॉपर है, तो ये कौन सा, ये वाला कंपाउंड पूछ के वो कहेगा कि कौन सा इसमें कलर प्रोड्यूस करेगा, तो वो सारी बात है, ये पर्पल दे रहे हैं। अब ये तीसरा बात जाता है हेक्साकोनोइक कार्बोनेट है। जैसे हमने पढ़ा कि बाकी जिस भी कार्बोनेट की तरह ये भी वही चीज है, हमें प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। व्हाट यू थिंक कॉपर 2 कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट। अगर ये वाला इसकी बात करें कार्बोनेट की, क्योंकि हमने 3 रिएक्शन पढ़ेंगे सारों के साथ। एक के साथ अमोनिया रिएक्शन का हाइड्रोक्साइड का पहला रिएक्शन हाइड्रोक्साइड के साथ है, और एक रिएक्शन है अमोनिया के साथ, और तीसरा कार्बोनेट के साथ है CO3-2। तो जब आयरन रिएक्शन करेगा, कॉपर +2 रिएक्शन करेगा कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट के ऊपर -3 2 4 होता है, कॉपर कार्बोनेट के साथ मिलकर +2 -2 मिल जाएंगे, CO3-2 बन जाएगा। कॉपर कार्बोनेट है, इस कॉपर के ऊपर +4 है +2 का, और ये भी प्रेसिपिटेट बना देगा, कॉपर 2 कार्बोनेट प्रेसिपिटेट। और ये ब्लू कलर इसका होगा, इसका भी ब्लू कलर है कार्बोनेट और कॉपर कार्बोनेट का। कॉपर इसमें भी 2 है। इसी तरीके से कॉपर अगर इस साइड पे लिखी जाए कॉपर वाटर और 6 और इसके ऊपर +2 लिखा जाए, तो वो यही बात है कि +2 कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा और ये कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा, और उसके ब्लू प्रेसिपिटेट वगैरह बन जाएंगे प्रेसिपिटेट्स। तो ये वाला चैप्टर खत्म हो गया, D&F ब्लॉक एलिमेंट्स। अल्लाह का शुक्र है।